बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। रब्बिश शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाह से दुआ है कि आज जो हम सफ़र शुरू करने जा रहे हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर 12, बल्कि सारा ही चैप्टर 12 का जो सफ़र हम फिज़िक्स का शुरू करने जा रहे हैं वो आप लोगों के लिए बहुत कामयाब और बहुत खुशाइन और बहुत अच्छा सफ़र साबित हो और इंशाअल्लाह होगा, ठीक है, क्योंकि अल्लाह ताला की ताकत आप लोगों के साथ है। अच्छा, पहला चैप्टर है जिसका नंबर है चैप्टर 12 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये चैप्टर्स जो हैं वो फर्स्ट ईयर से कंटिन्यूशन में है, ठीक है। फर्स्ट ईयर में हमारे पास चैप्टर्स 1 to 11 थे और सेकेंड ईयर में भी है चैप्टर्स फ्रॉम चैप्टर 12 to 21, ठीक है। अच्छा, चैप्टर 12 इज अबाउट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। बच्चों, आप लोगों ने 10th क्लास में जिस तरह से पढ़े थे ना इलेक्ट्रिसिटी के सब्जेक्ट्स चैप्टर्स, वही चैप्टर्स जो हैं थोड़े से एडवांसमेंट के साथ, थोड़े से नहीं काफ़ी एडवांसमेंट के साथ क्लास 12 में हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे। एज द वर्ड इज टेलिंग, स्टैटिक्स क्या मतलब होता है? रुका हुआ, ठीक है, स्टिल, एट रेस्ट। और इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी, और इलेक्ट्रिसिटी किससे बनी है? चार्जेस से। तो स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ठीक है ना। तो जो प्रॉपर डेफिनेशन इसकी बनती है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आप बहुत कुछ पढ़ेंगे, आपने क्लास 10 में भी बहुत कुछ पढ़ा था। अब हम ये सारी जो इलेक्ट्रिसिटी है ना, इसको काफ़ी एडवांसमेंट के साथ इस स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे। आप लोगों ने घबराना बिल्कुल नहीं है। आप देखेंगे कि अगर आपको इसके कंसेप्ट इंशाल्लाह समझ में आ जाते हैं तो बहुत आपको ये इंटरेस्टिंग लगेगी फील्ड इलेक्ट्रिसिटी की। और घबराना इसलिए भी नहीं है कि हाफ ऑफ द सिलेबस ऑफ योर क्लास 12 इज कॉन्स्टिट्यूटेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। तो आप लोगों ने बहुत हिम्मत से और शौक से इस चैप्टर की शुरुआत करनी है, ठीक है। तो और समझना है, जहाँ कहीं आपको समझ नहीं आती, कोई पॉइंट आपके जहन में आता है, आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन आ रही है, स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस। अब ये इलेक्ट्रिक फोर्सेस क्या है? जैसे कि ये लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक फोर्स विच होल्ड्स द पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस दैट मेक्स अप एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। पूरी दुनिया आपको पता है कि वो किस चीज की बनी हुई है, सबसे माइन्यूट पार्टिकल्स, एटम्स और मॉलिक्यूल्स। नाउ यू नो ऑलरेडी द ऑल द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एज वेल, ठीक है। और हमें पता है कि एटम के अंदर किस तरह से क्या स्ट्रक्चर है, कि न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और इनके चारों तरफ जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। तो दीज आर द माइन्यूट पार्टिकल्स। तो इनमें से प्रोटॉन कैरीज a positive charge and electron carries negative charge, ठीक है। तो हमें ये सारी बातें पता है और इनको होल्ड करने वाले जो फोर्सेस हैं we call them as electric forces, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल तो सारी दुनिया की सारी चीज़ें, क्योंकि हर चीज़ जो है वो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की बनी हुई है और एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो दे आर बीइंग हेल्ड बाय इलेक्ट्रिक फोर्सेस। और ह्यूमन बॉडी तो एक कंप्लीट शाहकार है अल्लाह ताला का, जिसमें हम इलेक्ट्रिक फोर्सेस की एप्लीकेशन देखते हैं, ठीक है। हमारी बॉडी में क्या कैसे हम कह सकते हैं कि इट हैज इलेक्ट्रिक फोर्सेस बिकॉज इट इज होल्डिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस, और पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को होल्ड करते हैं, तो दैट फॉर्म्स द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। हमारी बॉडी में एटम्स मॉलिक्यूल्स कहाँ से आ गए? आपने सुना ही होगा भाई, गाजर खाओ आपके अंदर आयरन आएगा, ठीक है, विटामिन ए है, आयरन है। आयरन क्या चीज़ है? मिनरल है ना, एलिमेंट है ये, ठीक है, जो आपकी बॉडी के अंदर है। कैल्शियम खाओ, हड्डियां मजबूत होंगी। कैल्शियम क्या है? कैल्शियम इज ऑल्सो द एलिमेंट, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट, पोटेशियम है हमारी बॉडी में, मैग्नीशियम है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं, एक्चुअली एलिमेंट्स विच कॉन्स्टिट्यूट ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो हमारी बॉडी में ये सारी चीजें इलेक्ट्रिक फोर्स होल्ड कर रहा है। हमारी बॉडी जो है इट ओज इट्स एग्जिस्टेंस टू इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है। अच्छा, उसके आगे हम आते हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस और इलेक्ट्रिक फोर्सेस। ये दो चीज़ों की बात हो रही है।
तो इलेक्ट्रिक चार्जेस का जो क्वालिटेटिव नेचर है इसके बारे में हमें पता है कि देयर आर ओनली टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हमें कहाँ से पता चला? हमारी बहुत छोटी क्लासेस से हमें पता चल गया था, क्लास 6 से और 5 से, कि एटम्स जो हैं, अभी मैंने बताया कि अंदर उनके न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता है। इलेक्ट्रॉन कैरीज नेगेटिव चार्ज, विच एवर चार्ज वी कॉल इट एज नेगेटिव, ये साइंटिस्ट ने नाम दिया है ना। और जो प्रोटॉन कैरी करता है पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन जो है इट इज अ न्यूट्रल पार्टिकल, इट इज नॉट कैरी एनी चार्ज। ठीक है, तो ये तो हमारे पास प्रायर नॉलेज है, हमारे पास क्वालिटेटिव नॉलेज ऑफ चार्जेस कि कैसे होते हैं चार्जेस। दूसरा, और क्या क्वालिटेटिव, क्या क्वालिटी है चार्जेस की, वो ये कि लाइक चार्जेस, यानी कि दो सेम चार्जेस जो पॉजिटिव पॉजिटिव हैं या नेगेटिव नेगेटिव हैं, दे रिपेल ईच अदर, एक दूसरे से दूर भागते हैं, और अगर अनलाइक चार्जेस हैं तो दे अट्रैक्ट ईच अदर। ठीक है, अच्छा, तो दैट इज अबाउट द क्वालिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फोर्सेस विच होल्ड दीज चार्जेस। ठीक है, उनकी जो क्वांटिटेटिव नेचर है वो क्या है? तो क्वांटिटेटिव यानी कि कितना इलेक्ट्रिक फोर्स कौन कौन से चार्जेस को, कौन से चार्जेस आपको पता ही है, पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, लाइक एंड अनलाइक चार्जेस। ठीक है, इनको जो होल्ड करने वाले फोर्सेस हैं उनकी क्वांटिटी, दैट इज व्हाई आई एम कॉलिंग हियर क्वांटिटेटिव नेचर। क्वांटिटी जो है वो हम किस तरह मालूम करेंगे? तो यह क्वांटिटेटिव नेचर क्या है इलेक्ट्रिक फोर्सेस की? तो सबसे पहला ये फर्स्ट मेजरमेंट जो क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस को स्टडी करने के लिए की गई वो की कूलम ने। ठीक है, तो इसलिए हम जो क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्सेस यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्सेस जो हैं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस को होल्ड करते हैं, वो इलेक्ट्रिक फोर्सेस हैं। ठीक है, तो उनको सबसे पहले फर्स्ट मेजरमेंट किसने किया? कूलम ने किया। तो उसी साइंटिस्ट के नाम से उस इलेक्ट्रिक फोर्स को नाम दे दिया गया कूलम फोर्स। ठीक है, एंड इट वाज डन इन 1884। और कूलम ने ही वही इलेक्ट्रिक फोर्सेस को स्टडी किया कि दो चार्जेस के दरमियान में वो फोर्स कैसा है। तो और जिस तरह से वो डिपेंडेंट है कूलम्स फोर्स ऑन चार्जेस एंड देयर डिस्टेंसेस बिटवीन देम, तो उस स्टेटमेंट को कहा गया कूलम्स लॉ। ठीक है, उसने जो लॉ मालूम किया उसका नाम उसके ही नाम से बना दिया गया, दैट इज कूलम्स लॉ। ठीक है, और ये हम सबको पता है, हमने अपनी छोटी 10th क्लास में हमने पढ़ा है कि F इज इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, दैट इज कॉल्ड एज कूलम्स लॉ। और यहाँ पर हमने पढ़ा था कि जो दो चार्जेस, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव या दोनों लाइक चार्जेस हों, पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव, उनके दरमियान जो फोर्स एग्जिस्ट करता है वो दो नेचर का होता है, या अट्रैक्टिव होगा या रिपल्सिव होगा। ऑब्वियसली दो लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्सिव फोर्स होगा, यानी कि कूलम्स फोर्स जो हम पढ़ने जाएंगे अब उसकी डिटेल, वो रिपल्सिव भी होता है और वो अट्रैक्टिव भी होता है। अगर पॉजिटिव नेगेटिव है तो अट्रैक्टिव फोर्स हो जाएगा, और अगर पॉजिटिव पॉजिटिव है तो रिपल्सिव, या नेगेटिव नेगेटिव है तो रिपल्सिव। ठीक है, तो कूलम्स फोर्स को जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब हम इसकी डिटेल पढ़ें। जी, सबसे पहले तो कूलम्स लॉ को हम का ये मैथमेटिकल फॉर्म डिस्कस कर लेते हैं, जिसके बारे में हमें ऑलरेडी मालूम है कि कूलम्स लॉ क्या स्टेट करता है। इट स्टेट्स दैट देयर इज अ फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। ठीक है, टू और मोर चार्जेस जो भी प्लेस हुए हैं, लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं, उनके दरमियान में कोई एक फोर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, और वो फोर्स जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, यानी दोनों चार्जेस कितनी कितनी वैल्यू के हैं उनके प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, कितनी दूर है एक दूसरे से उसके स्क्वायर से इनवर्सली रिलेटेड है। ठीक है, तो और यहाँ पर हमने ये भी पढ़ा था कि, और जब हम उस प्रोपोर्शनैलिटी विद द चार्जेस एंड द डिस्टेंस को जब हम इक्वल टू में कन्वर्ट करते हैं तो देयर इज दिस k gets introduced, we call it as constant of proportionality. ठीक है, k is proportionality constant and it is medium dependent and system of units for f q and r dependent. ठीक है, इनके बारे में अभी हम बात करते हैं। उससे पहले जो हमें थोड़ा सा प्रायर नॉलेज है f के बारे में, वो क्या है कि ये जो f है, ये एक तो इसकी खास बात, दो बातें हैं इसकी,
कि ये जो कूलम्स, वी कॉल इट एज कूलम्स फोर्स, ठीक है, क्योंकि कूलम ने फाइंड आउट किया था। अब दिस कूलम्स फोर्स इज एक्चुअली अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव, यानी कि दो लाइक चार्जेस अगर प्लेस्ड हैं आपस में एक दूसरे के नजदीक तो वो रिपेल कर रहे हैं, तो ये जो कूलम फोर्स जो है वो इट इज फोर्स ऑफ रिपल्शन हियर। अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव स्पेस में पड़े हुए हैं, तो उनके दरमियान अट्रैक्शन हो रही होगी, तो ये अट्रैक्शन भी एक अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से हो रही होगी, तो वो अट्रैक्टिव फोर्स भी जो है वो कूलम फोर्स है, ठीक है। और ये एक बात हो गई कि कूलम फोर्स इज अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। और दूसरी बात ये कि कूलम फोर्स जो है इट ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू चार्जेस। अगर मिनिमम दो चार्जेस स्पेस में पड़े हुए हैं तो उन दोनों चार्जेस के दरमियान में जो कूलम्स फोर्स एक्ट करेगा ना, वो इट विल बी नॉट एक्टिंग अलोंग इन एनी डायरेक्शन इंस्टेड, बल्कि ये सिर्फ उसी डायरेक्शन में एक्ट करेगा जिस डायरेक्शन में आप दो चार्जेस को ज्वाइन करके जो लाइन मिल रही हो। जैसे कि यहाँ पे ये शो हुई भी है कि ये दो चार्जेस इस तरह से अगर इनको हम ज्वाइन करें तो ये लाइन मिलती है, इसके अपोजिट ये और इसके अपोजिट ये, तो ये रिपल्सिव फोर्स जो है वो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस मिल गया। अब ये इस तरह नहीं हो सकता कि ये जो एफ फोर्स जो है कूलम फोर्स ऑन चार्ज Q1 इस तरह से हो रहा हो और यहाँ आप रिपल्सिव है तो चलो ऐसे शो कर दें। यस, ठीक है ना, दे आर नॉट एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस। लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस तो यही है, ठीक है। तो ये ना इधर एक्ट करेगा, ना इधर एक्ट करेगा, ना इधर एक्ट करेगा, ना इधर एक्ट करेगा, लाइक दिस। इट विल ओनली बी एक्टिंग अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग, जहां लाइन ज्वाइन करके जो हमें एक लाइन मिलती है उसके अलोंग एग्जिस्ट करेगा। तो ये सिर्फ हमारे पास सिर्फ यही दो डायरेक्शंस नजर आ रही हैं, ठीक है। अगर रिपल्सिव फोर्स है तो दे आर रिपेलिंग फ्रॉम ईच अदर एंड दे आर डायरेक्टेड अवे, ठीक है ना। अच्छा, अब हम आते हैं ये के पे। के क्या है? प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। दो बातों पे डिपेंड करता है कि मीडियम इन विच द चार्जेस आर प्लेस्ड, ठीक है, कि कौन से मीडियम में हमने वो चार्जेस को रखा है। मीडियम मींस के इट कुड बी अ वैक्यूम, यानी कि वो मीडियम ही नहीं है। और दूसरा मीडियम कुड बी एनी गैस, एनी सॉलिड, कोई किसी भी किस्म का, ऑक्सीजन है या आपने आयरन में रखा हुआ है या किसी भी ग्लास में रखा हुआ है, मेटल में रखा हुआ है, लाइक दैट, ठीक है। तो के जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है जो कि मीडियम पे डिपेंड कर रहा है एंड इट डिपेंड्स अपॉन द सिस्टम ऑफ यूनिट्स फॉर एफ क्यू एंड आर। एफ क्यू और आर किस सिस्टम ऑफ यूनिट्स में एक्सप्रेस हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर एसआई यूनिट्स में है, एसआई यूनिट्स मीन्स फोर्स की एसआई यूनिट न्यूटन है, चार्ज की कूलम्स है और डिस्टेंस की मीटर्स है, ठीक है। तो इस जो के की जो मीडियम डिपेंडेंट और जो एसआई यूनिट्स डिपेंडेंट हमारे पास एक एक्सप्रेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, वो है कि इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। दिस सिंबल इज कॉल्ड एज एप्सिलॉन, ठीक है। ये एप्सिलॉन नॉट बोल रही हूँ मैं। तो नॉट इज एक्चुअली द इंडिकेशन ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है ना। फ्री स्पेस का मतलब भी वैक्यूम है, यानी कि नो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो ये एप्सिलॉन नॉट इसको हम कह रहे हैं। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? इसमें के पे जाने से पहले हम देख रहे हैं कि ये मीडियम डिपेंडेंट है और वी हैव एन एक्सप्रेशन फॉर इट 1/4 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और एप्सिलॉन नॉट क्या है? इट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो के को समझने से पहले हमें इस एप्सिलॉन नॉट को समझना पड़ेगा क्योंकि एप्सिलॉन पे के डिपेंड कर रहा है। अब एप्सिलॉन जो है इट इज एक्चुअली द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट डज दैट मीन? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या है ये मैं इसकी डेफिनेशन भी बताती हूँ, लेकिन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का मतलब यहाँ पे चूंकि मैंने फ्री स्पेस ही लिए कि सपोज वी हैव कंसीडर्ड के चार्जेस को हमने फ्री स्पेस में रखा हुआ है, ठीक है, यानी कि वैक्यूम में। अब यहाँ ये परमिटिविटी मतलब कि कितना वो स्पेस जो है फ्री स्पेस यानी कि वो वैक्यूम जो है वहां पर कितना अलाउ कर रही है कि दो चार्जेस के दरमियान में जो भी फोर्स लग रहा है, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव, जैसे भी चार्जेस प्लेस हुए हैं, वो किस हद तक एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। या कितना फोर्स Q1 Q2 पे एग्जर्ट कर रहा है या Q2 जो है वो Q1 पे एग्जर्ट कर रहा है, किस हद तक वो मीडियम इस बात को सपोर्ट कर रहा है कि फोर्स एक्ट करे, ठीक है। तो हम अगर परमिटिविटी को डिफाइन करें तो हमें एक डेफिनेशन मिलती है कि इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, यानी कि यहाँ तो मैंने वैक्यूम की बात की ना, किसी भी अगर आपने किसी हाइड्रोजन गैस के मीडियम में दो चार्जेस को प्लेस किया
तो वो जो मीडियम है वो किस हद तक अलाउ कर रहा है कि इन दोनों के दरमियान जो भी फोर्सेस हैं वो कितने एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो परमिटिविटी इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मीडियम, हाउ वेल इट ट्रांसमिट्स एन इलेक्ट्रिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द चार्जेस। चार्जेस के दरमियान में इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, यानी कि कितना एक्सर्ट करेंगे या इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी ट्रांसमिट होगी, ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड एज परमिटिविटी, ठीक है। अब ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी होती है, परमिटिविटी ऑफ सम मीडियम भी होती है, अभी मैं बताते हुए ही आ रही हूँ आप लोगों को। तो जो इट वाज फाउंड कि फ्री स्पेस में ये जो परमिटिविटी है ना ये मैक्सिमम है, सबसे ज्यादा है, यानी कि सबसे ज्यादा दोनों चार्जेस जिस भी तरह के हैं एक दूसरे के ऊपर सबसे ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करने की पोजीशन में होते हैं। अगर यहाँ कोई मीडियम बीच में आ जाता है, कोई भी किसी भी किस्म का मीडियम, तो उससे क्या होगा कि जो भी फोर्स एक्सर्ट करने की कैपेबिलिटी होगी इन चार्जेस की वो कम हो जाएगी। उसमें हम बाद में आते हैं। फिलहाल आई होप कि आपको परमिटिविटी का मतलब समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा, अब ये जो परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, इसकी एक वैल्यू है एंड इट इज, आई शुड राइट हियर विद सम अदर कलर, ऑफ फ्री स्पेस की एक वैल्यू है, यानी कि एप्सिलॉन नॉट की। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर पर मीटर स्क्वायर। ये कैसे आया, ये हमने अभी देखा कि के और एप्सिलॉन नॉट आपस में इनवर्सली रिलेटेड हैं। तो एप्सिलॉन नॉट की यूनिट जानने के लिए हमें पहले के की यूनिट पता होनी चाहिए, जस्ट उसकी रिवर्स हो जाएगी एप्सिलॉन नॉट की। अब के की यूनिट कैसे आएगी, ये देखें, के को यहाँ रखें और बाकी चीजें दूसरी तरफ ले जाएं, तो k becomes f r square over q1 q0। अब यूनिट फॉर k इज, f की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की यूनिट मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय कूलम, दो दफा मल्टीप्लाइड हुआ है तो कूलम स्क्वायर आ गया। तो k की यूनिट ये हो गई, तो एप्सिलॉन नॉट की इसकी रिवर्स कर लें, कूलम स्क्वायर विल कम इन द न्यूमरेटर, तो ये कूलम स्क्वायर हो गया और ये दोनों डिनोमिनेटर में चले जाएंगे, तो इट विल बिकम न्यूटन पर मीटर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट फॉर एप्सिलॉन नॉट आ गई, दैट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब इसकी वैल्यू हम यहाँ k में रखते हैं, k में जब इसकी वैल्यू हम रखते हैं 8.85, k is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई आपको पता ही है कि 3.14 होता है, इंटू 8.85 इंटू 10⁻⁻12 रखते हैं, तो इसकी एक वैल्यू आती है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, यही वाली यूनिट k की आ जाएगी। तो एक्चुअली k की वैल्यू हम कहीं पे भी 9 इंटू 10⁻9 रखेंगे SI सिस्टम में और इसको हम यूज कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछली वीडियो में आप लोगों को ये बताना रह गया था कि जब हम मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं इन चार्जेस के दरमियान में, तो वो मीडियम हम जिस भी मीडियम को यूज करते हैं वो उसको हम कहते हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। डाइलेक्ट्रिक इज एन इंसुलेटिंग मीडियम, एक इंसुलेटर हम रखते हैं, दैट कुड बी योर पेपर, दैट कुड बी ग्लास, ठीक है। तो वो जो जब हम कोई मीडियम इंट्रोड्यूस करते हैं तो हमने पाया था कि जो परमिटिविटी जो फ्री स्पेस की होती है उसको तो हम एप्सिलॉन नॉट कहते हैं, लेकिन जो परमिटिविटी ऑफ फिर मीडियम क्या होगी तो वो हम एप्सिलॉन आर से डिनोट करते हैं। और एप्सिलॉन आर जो है इट इज अ रिलेटिव परमिटिविटी व्हिच इज एक्चुअली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ द मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो जो रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम आती है वो 1 होती है, ठीक है। हमने ये पहले भी पाया था कि इस एप्सिलॉन नॉट में मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रांसमिट होती है फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर, और इलेक्ट्रिक फोर्स ट्रांसमिट होता है, ठीक है। और किसी भी मीडियम में यही इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कम हो जाता है, ट्रांसमिट जो हो रहा होता है, ठीक है। और वो फिर हम यहाँ पर रिलेटिव मीडियम में इस तरह से एप्सिलॉन आर के साथ लिखते हैं। तो उम्मीद है कि आपको रिलेटिव मीडियम का मतलब समझ में आ गया होगा। रिलेटिव मीडियम वैक्यूम का 1 है, जबकि फ्री स्पेस का जो परमिटिविटी है वो 8.85 इंटू 10⁻⁻12 है, ठीक है। लेकिन यही जब हम एप्सिलॉन आर ऑफ वैक्यूम ही ले लेते हैं तो वो 1 हो जाती है, क्योंकि एप्सिलॉन आर इज एक्शन पे आने से पहले या फोर्स को हम उसमें वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड सी कि
कैसे हम इसको एक्सप्रेस करें फोर्स को, ठीक है ना। तो यू सी, अगर ये हमारे पास दो चार्जेस Q1 और Q2, हमने लाइक चार्जेस लिए हैं, वो भी पॉजिटिव चार्जेस ले लिए हैं, आप नेगेटिव दोनों भी ले सकते हैं, आप अट्रैक्टिव भी ले सकते हैं, लेकिन चूंकि बुक में आपकी जिस तरह से डिस्क्राइब है मैं वही लूंगी ताकि आप यहाँ समझ पहले लें, उसके बाद अगर आपको कोई कंफ्यूजन होती है तो यू कैन ऑलवेज आस्क मी, ठीक है। तो जो व्हाट इज दिस F12, दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय 2 बाय चार्ज 2 ऑन 1, ठीक है ना। ये याद रखें कि एक्चुअली ड्रॉ करने के लिए ये याद रखें कि Q1 के साथ F1 पहले आएगा और F12, Q2 के साथ F21, ये लिखना याद रखिएगा कि ऐसे लिखना है। और मतलब क्या है, द फोर्स एक्सर्टेड बाय Q2 ऑन Q1, ये क्या हो जाएगा, फोर्स एक्सर्टेड बाय Q1 ऑन Q2। अब ये देखें, Q1 ने जो Q2 पे लगाया, Q1 ने जो Q2 पे लगाया वो कौन सा फोर्स लगाया, रिपल्सिव फोर्स लगाया है, उधर जा रहा है। अब ये जो है Q2 ने Q1 पे जो फोर्स लगाया है वो रिपल्सिव है, इधर जा रहा है, ठीक है। तो F12 और F21 हमें पता चल गया कि कौन से फोर्सेस हैं, और हमने देखा कि आपस में क्या है, अपोजिट भी हैं। तो अभी फाइंड कि ये दोनों चार्जेस से जो फोर्स लग रहा है इट इज इक्वल एंड अपोजिट, ठीक है। F12 इज इक्वल टू माइनस F21, आप इसको रिवर्स भी लिख सकते हैं कि F21 इज इक्वल टू माइनस F12 भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर। अब व्हाट अबाउट डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या है कि दिस इज द डिस्टेंस एक्चुअली, दिस Q1, इसको भी लिखने का तरीका ये है कि F12 यहाँ लिखा है Q1 के साथ, तो R12 यहाँ आएगा और R21 इधर आ जाएगा। तो हियर दिस इज द डायरेक्शन फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है। तो और यहाँ पे जो R21 जो है फ्रॉम Q1 टू Q2। तो अब हम अगर F को वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वी नो दैट कि दो फोर्सेस हैं, F12 है और एक F21 है, ठीक है। तो ये फिर इसके साथ ये मैंने ऊपर वेक्टर साइन लगाया है और ये F12 लिखूंगी और इसी तरह F21 लिखूंगी। तो एक्सप्रेशन जो मैग्नीट्यूड है वो तो यही रहेगा, यानी कि आई कुड हैव रिटन K, यहाँ पर K लिख सकती थी 1/4πε0 Q1 Q2 by R square, वही एक्सप्रेशन है। लेकिन यू नो द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी वेक्टर वो क्या होती है, अगर कोई वेक्टर A है तो आप उसको उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन के साथ इस तरह प्रोडक्ट फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे F12 इज दिस वेक्टर, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड ये आ गया K Q1 Q2 by R square, और डायरेक्शन जो है वो उसकी R12, चूंकि F12 है तो डायरेक्शन इज R12, जो कि ये है फ्रॉम 2 to 1 एक्चुअली, ठीक है। इसी तरह F21 भी जो है ये मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन इज दिस R21। ये आपको, दीज आर द यूनिट वेक्टर्स, ठीक है ना। R12 और R21 जो है ये क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, दे आर आल्सो यूनिट है तो इक्वल तो है ही, दोनों का मैग्नीट्यूड जो है वो 1 है, एंड दे आर अपोजिट इन डायरेक्शन, तो विद माइनस साइन दोनों की ये हमारे पास इक्वालिटी आ गई है। तो ये F12 और R12 की रिलेशन आपस में ये मिल गई, और फिर हमने इस एक्सप्रेशन को वेक्टर रिप्रेजेंटेशन दी और उसको स्प्लिट करके हमने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में इस तरह से लिख लिया। तो वी सी दैट कि ये अगर हम कहें कि वेक्टर फॉर्म में लिखे फोर्स को, कूलम फोर्स को, तो हम इस तरह से लिखेंगे मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। अब वी नो दैट कि F12 इज इक्वल टू माइनस F21, और तो ये दोनों आपस में बराबर मैग्नीट्यूड के हैं, लेकिन इनका यानी कि इनकी वैल्यू बराबर है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो अपोजिट है, इनसे पता लग रहा है। अब अगर मैं इसको, सो दैट इज अबाउट द कूलम्स फोर्स रिप्रेजेंटेड इन वेक्टर फॉर्म आल्सो। अच्छा, अब हम आते हैं कि अगर ये चार्जेस को हम किसी रिलेटिव मीडियम में रख दें, किसी मीडियम में रख दें, ठीक है, तो यानी कि कोई गैस है या कोई गिलास है या किसी भी मीडियम में आपने दो चार्जेस को रखा है, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है एप्सिलॉन नॉट, ये सबसे ज़्यादा होती है, सबसे ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू एनी मीडियम। और बाकी किसी भी मीडियम में क्या होता है कि जब हम चार्जेस को रखते हैं ना, तो वो मीडियम जो है इट गेट्स पोलराइज्ड। ये इस वक्त आपको समझ में नहीं आएगा कि पोलराइज क्या होता है, मैं आगे बढ़ाऊंगी तो वहाँ क्लियर हो जाएगा। मीडियम पोलराइज हो जाता है, तो पोलराइज होने में ठीक है,
तो पोलराइज करने में, मीडियम को पोलराइज करने में इसकी जो कूलम फोर्स लग रहा था वो यूटिलाइज हो जाता है, और जो एक दूसरे पे जो एक्सर्ट कर रहे होते हैं वो इट रिड्यूसेस। तो वी सी दैट कि एप्सिलॉन रिलेटिव अगर हम कहें तो यही रिलेटिव मीडियम का जो परमिटिविटी है वी डिनोटेड बाय एप्सिलॉन आर, ठीक है। और यही एक्सप्रेशन जो हमारे पास F इज इक्वल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, जो वेक्टर फॉर्म है हमारे पास F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर था, वो इस वक्त एप्सिलॉन नॉट के साथ एप्सिलॉन आर और आ जाएगा, और ये जो डिनोमिनेटर में फैक्टर है ये हमें बता रहा है कि इसके प्रेजेंस से F विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि ये इनवर्सली रिलेटेड है और एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड लाइक दैट, ठीक है। आपकी बुक में पूरी टेबल बनी हुई है, उसमें देखिएगा कि डिफरेंट मीडियम्स की क्या क्या परमिटिविटीज हैं। तो सबसे ज़्यादा जो है वो वैक्यूम की परमिटिविटी है, वैक्यूम अलाउ करता है टू एक्सर्ट फोर्स फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर और ट्रांसमिट इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम वन चार्ज टू अनदर। और बाकी किसी भी मीडियम में ये की जो क्वालिटी है वो ये कि वो जो फोर्स ट्रांसमिटिंग प्रॉपर्टी है चार्जेस की उसको कम कर देता है, ठीक है, क्योंकि वो पोलराइज करने में अपना फोर्स यूज कर रहा होता है, मीडियम को पोलराइज करने में। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया फाइनली कि F is equal to 1/4 pi epsilon naught epsilon r multiplied by Q1 Q2 by r square। और ये जो एक्सप्रेशन है ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है फोर्स का। I haven't written here the I haven't written F in vector form, means I haven't shown the direction here। डायरेक्शन के लिए मुझे फिर F12 और F21 दो अलग अलग ही दिखाने पड़ेंगे, जिसके साथ ये यूनिट वेक्टर्स जो हैं, यानी कि R12 क्या था, इट वाज अ यूनिट फॉर वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 2 to 1, और R21 क्या था, यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम 1 to 2, ठीक है, 1 to 2 ये वाला इस तरह से नजर आ रहा है, तो उस फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो ये जो मैं एक्सप्रेशन में बात कर रही हूँ फोर्स की, दैट इज अ फाइनल एक्सप्रेशन जिसमें परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस भी इन्वॉल्व है, जिसमें परमिटिविटी ऑफ द मीडियम भी है, यानी कि अगर किसी मीडियम में रखा हुआ है तो वैल्यू आप यहाँ लगाइए और आपको फोर्स, कूलम्स फोर्स बिटवीन द चार्जेस which would be being exerted on each other will be calculated, will be found easily by this formula। और ये यहाँ पे नजर भी आ रहा है कि F is inversely related to epsilon r। So that is all about the Coulomb's force। I hope Coulomb's law जो आपको समझ में आया होगा, और इंशाल्लाह ये बोर्ड आपके सामने एज अ नोट है, इसको अपने पास ज़रूर स्क्रीनशॉट के साथ रख लें और ज़रूर काम आएगा। ये पूरी डेरिवेशन है इस तरह से, ठीक है, और इसके बारे में जो मैंने अभी बताया है उसको आप बार बार देखें, समझें, और कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लें। और अगली दफ़ा तक के लिए फिर अल्लाह हाफ़िज़ बच्चों, खुश रहें। ओके, थैंक यू। परमिटिविटी